हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन और लायबिलिटी। पहले तो इन तीन के बारे में देखेंगे कि इन तीन में क्या डिफरेंस है, कि भाई कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, प्रोविजन कब बनता है और लायबिलिटी कब बनता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट के अंदर कि कंटीजेंट एसेट नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या, कि क्या हम कभी कंटीजेंट एसेट नाम की चीज़ भी बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते। ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम जो है वो क्या करते हैं, जैसे आपने घर के अंदर ये देखा होगा कि भाई आज से 5 साल बाद मान लीजिए आपके छोटे भाई की आपकी शादी होने वाली है, तो उस केस के अंदर, या फिर आपके सिस्टर की शादी होने वाली है, तो उस केस के अंदर पिताजी जो है वो क्या करते हैं, आज से ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। या फिर आप अमूमन देखते हैं भाई आदमी 30 साल के बाद में, 60 साल के बाद जब रिटायर होगा उसके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। पैसा पेंशन आए उसके लिए पैसा डिपॉजिट करता है वगैरह, ताकि 60 साल के बाद बुढ़ापे में उसको सही से पैसा मिल पाए। ये सब चीज़ें जो है वो आप देखते रहते हैं। एक्सपेक्टेड जो भी खर्चे होते हैं ना, हम उसको पहले से मान के चलते हैं और उसको हम पहले से मतलब उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके रहते हैं, ताकि क्या हो, कल को एकदम से प्रॉब्लम नहीं हो। वहीं पर अगर आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कि मान लीजिए कोई आपने किसी अपने फ्रेंड से शर्त लगा दी कि भाई आज बारिश होने वाली है, और बादल बादल हो गए और पूरा माहौल से बन गया है कि बारिश वारिश हो गई, मतलब यूँ समझ लीजिए बेसन खरीदने जैसा माहौल हो चुका है। आपका कोई दूसरा फ्रेंड आया और उसने कहा कि भाई पार्टी दे दो, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, पहले बारिश होने दो, सर जीतने दो, पैसा आएगा फिर पार्टी देंगे। दोनों जगह देख रहे हैं, सिचुएशन अलग अलग है। पहले के अंदर जहाँ पैसा जाने वाला है वहाँ भी एक्सपेक्टेड है, अभी कोई तय नहीं है कि जाएगा ही जाएगा। भाई 60 साल बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे वो भी तय नहीं है, लेकिन फिर भी हम 60 साल बाद की जो पेंशन आएगी उसके लिए हम आज से तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है ज़रूरत ही न पड़े पेंशन की, उससे पहले ही परलोक से दर्ज है, लेकिन उसके लिए हम पहले से चिंता कर रहे हैं। यहाँ पर जो पैसा है आने वाला है, लेकिन उसके लिए हम पहले से खुश नहीं हो रहे हैं कि भाई पैसा आ जाए उसके बाद ही खुश हो। सेम कॉन्सेप्ट जो बिजनेस के अंदर, और इसका लॉजिकल भी है भाई कि अगर आपने कहा आपने पार्टी दे दी और फिर बादल चले गए और बारिश हुई नहीं, तो शर्त वाले पैसे तो आरोगे जो आरोगे, उसके अलावा ये जो पार्टी के गए सो अलग। क्लियर है? और या फिर पेंशन के मामले में भी अगर आपने कहा कि यार जिएंगे ही नहीं 60 साल, और भगवान ने कहा कि नहीं मेरी तेरे ऊपर पूरी कृपा दृष्टि है, तो यहीं रहे, इस पृथ्वी लोक पे रहे, और आपको 80 साल तक जीवित रख दिया। अब 60 साल के बाद आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो जो एक्सपेक्टेड लायबिलिटी होती है हम उसको क्या करते हैं, हमेशा पहले से मान के चलते हैं कि भाई उसमें हमें कुछ एफर्ट देने चाहिए। 5 साल बाद अगर किसी पिता को अपने पुत्री का विवाह करना है, तो उस केस के अंदर वो पैसा इकट्ठा करेगा ताकि उसको उस टाइम एकदम से बर्डन नहीं हो। ये इंश्योरेंस वगैरह तो ये आज के कॉन्सेप्ट है। बाकी पहले के टाइम में क्या होता था, गांव के अंदर जब भी आदमी खुश होता था, उसके पास पैसा आता, तो वो क्या करता, मंदिर में डोनेट करता। और आज के जैसा नहीं कि मंदिर जो है वो किसी और की प्रॉपर्टी, नहीं, मंदिर पहले गांव की प्रॉपर्टी होता था। गांव में किसी के ऊपर प्रॉब्लम हो जाए तो मंदिर जो उसको सपोर्ट करता था। तो ये एक लोकल जो है इंश्योरेंस कंपनी के टाइप का काम था। आज के टाइम हालांकि सिचुएशन चेंज हो चुकी है, तो वैसा भाई एक्सपेक्टेड जो आपके आगे जाके एक्सपेक्टेड अगर आपके पास कुछ नुकसान होने वाला है, तो उसकी तैयारी आज से शुरू कर रहे हैं। पहले के टाइम में मतलब अलग तरीके से करते थे, आज के टाइम में आप अलग तरीके से करते हैं। आज आप इंश्योरेंस पैसा जमा करवाते हैं, लेकिन आप फ्यूचर में होने वाली एक्सपेक्टेड लायबिलिटीज़ के लिए आप क्या करते हैं, तैयार होने की कोशिश करते हैं। हमें सारे लोग तैयार होने की कोशिश करते हो। एक्सपेक्टेड गेन है तो उसको तो हम यही मानते हैं कि भाई जब आएगा तब देख लेंगे, तभी फ़ायदा होगा। पहले तो हम कैसे कह सकते हैं कि फ़ायदा होगा, और हमें अगर श्योर भी होते तो भी हम भाई एग्ज़ाम दे दिया, अच्छा एग्ज़ाम हो गया, फिर आपको लगता है कि हम 100% सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक डाउट तो रहेगा कि यार क्या पता होगा कि नहीं होगा। अगर पेपर ख़राब हुआ तो फिर अपन आगे वाली तैयारी जो वो शुरू कर देते हैं। तो ये कि ये बिज़नेस के अंदर भी सीन रहता है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं। अब उन कॉन्टैक्ट के अंदर अलग अलग सिचुएशन होती है। कईयों के अंदर तो ये होता है कि हमें फिक्स है कि पैसा देना ही पड़ेगा। मान लीजिए हमने किसी से माल उधार लिया, अब इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है कि हम पैसा देंगे या नहीं देंगे, हमें पैसा देना है, उसको देना ही पड़ेगा। कुछ अलग सिचुएशन भी होती है, जैसे हमने क्या किया, हमने किसी को, हमारा जो चाय की दुकान है और चाय की दुकान के ऊपर हमने क्या किया, चाय सर्व की।
चाय सर्व की और कोई कस्टमर आया और उसने चाय जो है वो सीधा लेते से ही कप जो है मुंह के लगा दिया और उसके होठ जल के, चाय भयंकर गर्म थी। अब अपन जो है वो गर्म चाय पिलाते हैं, तो कुल्हड़ वाली चाय मतलब ज़बरदस्त, अंदर जो इलायची की खुशबू आए और आहा इस तरीके की, और वो गरम कुल्हड़ और गरम चाय, इस तरीके की चाय। वो जो है वो पहली बार आए थे और उन्होंने क्या किया, सीधा होठों के लगाए और मतलब अपन फूक दे के वो आराम से पूरा माहौल बना के पीते हैं वैसे नहीं, उसने सीधा होठ लगा दिया और उसके होठ जल गए। उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि आपको जब इतना गर्म है ये कुल्हड़ और इतनी गर्म है चाय, तो आपको लिखना चाहिए इस कुल्हड़ पे कि ये गर्म है और इस वजह से होठ जल सकते हैं, सतर्क रहें। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, पागल हो गया, चाय मतलब गर्म ही होती है। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, कम से कम वार्निंग तो देनी चाहिए। जब सारे ये पान मसाला वाले लिख रहे हैं कि भाई इससे कैंसर हो सकता है, फिर भी आगे वाला खरीदे, चाहे जिसको खरीदना है जिसको खाना है वो खाए, लेकिन आगे वाले को वार्न तो करे। अब उनको पता नहीं है क्या कैंसर होता है, लेकिन फिर भी वार्न कर रहे हैं, आप लोग आपने हमें वार्न नहीं किया। हमने कहा क्या पागल जैसे बात कर रहे हो। उसने कहा कि मैं तो कोर्ट में जाऊँगा। हमने कहा जैसे इच्छा जा भाई, इसमें क्या दिक्कत है। अब कोर्ट के अंदर उसने क्या किया, हमें उस डैमेज के लिए गिल्टी बताने की कोशिश की और हमारे ऊपर केस किया। अब केस जब शुरुआत में चल रहा था तब हमारी ये सिचुएशन थी कि यार ये तो बोगस का केस है, ये कौन सा जीतेगा। लेकिन सिचुएशन चेंज हुई और थोड़े टाइम बाद में ये हो गया कि उसने भी भयंकर दलीलें दी कि भाई वार्न करने में इनको क्या तकलीफ थी, वार्न कर देना चाहिए था, मैं भी सतर्क हो जाता, मेरा नुकसान हुआ है और ये इनको सज़ा दीजिए ताकि पूरे समाज के अंदर सारे चाय वालों के ऊपर ये इस तरीके का बंदिश लगे और वो सारे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे और ये चीज़ें करें। अब हमने वकील वगैरह भी रख लिए, वकील को पूछा कि भाई क्या सिचुएशन है। शुरुआत में वकील कह रहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो फर्जी केस है, अपन पहले या दूसरी हियरिंग में इसको ख़त्म कर दें। तब तक तो हम इसके लिए कोई लोड नहीं ले रहे थे, लेकिन अब 2-3 महीने बाद उसने भी अच्छी दलीलें दी। अब केस की सिचुएशन बदल चुकी है। अब हम गए वकील के पास कि भाई वकील क्या सिचुएशन है, क्या बताते हो, जीत जाएंगे ना। उसने कहा कि देखो यार जीत तो जाएंगे पर 50-50, अब ये नहीं कह सकते कि हम 100% ही जीतेंगे। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा कि देखो ये सिचुएशन नहीं, कि उसने भी दलीलें अच्छी दी और लिखना तो चाहिए क्योंकि ये तो हानिकारक है और मतलब नुकसान हुआ है उसको, और जज भी इससे काफ़ी कन्विंस्ड लग रहा है, तो 50-50 कह नहीं सकते। अब सिचुएशन थोड़ी अलग हुई, पहले वकील कह रहा था कि हम 100% जीतेंगे, अब वो कह रहे 50-50। अब सिचुएशन चेंज हुई है। थोड़े टाइम बाद और केस चला, 2-3 महीने बाद हम वापस गए वकील के पास, तो वकील ने कहा कि यार उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उसको नुकसान हुआ है और उसको सर्जरी वगैरह हुई है, तो उसमें जज भी काफ़ी कन्विंस्ड है और पैसा वगैरह कुछ देना पड़ेगा और हमारी लाइबिलिटी आएगी। हमने कहा 50-50 चांस, उसने कहा नहीं 50 नहीं है, अब ज़्यादा चांस है कि हमसे पैसा जाएगा। अब सिचुएशन और चेंज हुई है। अब फिर थोड़े टाइम बाद और केस चला, 5-6 महीने बाद हम वापस और गए उसके पास कि वकील भाई बता क्या सिचुएशन है। वकील ने कहा कि भाई अब तो ये है कि जज तो पूरी तरीके से उसे कन्विंस्ड है, मतलब कि केस तो हम हारेंगे। हमने कहा कितना पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा पैसा कितना देना पड़ेगा ये वाला हमें पता नहीं। ये 4 सिचुएशन हो गई। देखो पहली सिचुएशन ये हो गई कि भाई, पहली सिचुएशन तो ये थी कि भाई हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे, बहुत ही कम चांस थे हारने के। फिर दूसरी सिचुएशन ये थी कि 50-50। तीसरी सिचुएशन ये बनी कि वो कह रहा है कि भाई ज़्यादा चांस है कि वो जीतेगा। चौथी सिचुएशन ये बन रही कि वो कह रहा है वकील की जीतेगा तो वही। हमने कहा कितना पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा वो पता नहीं है क्योंकि ये इस तरीके के केस पहली बार आया, तो कितना भी वो उसके जज के मूड पे है। अब जैसे मानहानि के वगैरह के केस होते हैं, अब इनमें जज के मूड पे रहता है कि वो कितना पैसा दे। अब इसमें डैमेज के अंदर वो कितना पैसा दे, वो कुछ भी कह सकता है, तो अब हम कह नहीं सकते कि कितना पैसा देना पड़ेगा। ये चौथी सिचुएशन हो गई, मतलब कि केस हम हार रहे हैं लेकिन पैसा कितना देना पड़ेगा वो पता नहीं। फिर हम साल भर बाद वापस गए उसके पास कि भाई वकील बता क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि यार केस तो कल ही हार गए। हमने कहा कितना पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब ये 5 सिचुएशन हो गए, समझ पा रहे हैं बात। पहली सिचुएशन ये थी कि रिमोट चांस थे कि हम हारे। दूसरा जो चांस था वो क्या था, 50-50, कि भाई 50-50% चांस हम केस जीतेंगे, 50% चांस हम हारेंगे।
तीसरी सिचुएशन ये हुआ कि मोर लाइकली देन नॉट, कि भाई होने के चांसेस ज़्यादा है ना होने से, मतलब हम केस हारेंगे इसके चांसेस ज़्यादा है जीतने से। समझ पा रहे हैं मत, हारेंगे मतलब 50 से ज़्यादा परसेंट चांस है कि हम हारेंगे, मतलब जीतेंगे ये 50 से कम परसेंट चांस है। अब 100% भी नहीं कह सकते, 50-50 भी नहीं कह सकते, ये वाली सिचुएशन। फोर्थ क्या है कि हम केस तो हारेंगे बट अमाउंट पता नहीं, अमाउंट पता नहीं। और फिफ्थ सिचुएशन जो है वो ये है कि हम हार गए और 1,50,000 पे करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात, ये अलग अलग सिचुएशन हुई। अब अपन इसको देखते हैं अपने अकाउंटिंग के हिसाब से। पहली बात उन्होंने कहा कि अगर आपके कोई लाइबिलिटी के होने के चांसेस जो है वो रिमोट है, मतलब कि ना के बराबर है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मतलब हमने हमने कहा इसका क्या मतलब, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि ना तो आपको इसको लाइबिलिटी लिखने की ज़रूरत है, ना इसको प्रोविजन लिखने की ज़रूरत है, ना कंटीजेंट लाइबिलिटी लिखने की ज़रूरत है। हमने कहा ठीक भाई, ओके। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो किसी इवेंट के होने या न होने पर डिपेंड करती है, हमने कहा मतलब इवेंट के होने या न होने पर डिपेंड करती है, मतलब उन्होंने कहा जिसमें 50-50 चांस है। आपने कहा कि सहवाग चौका लगाएगा, अब 50-50 चांस है कि लग सकता है नहीं लगे, इस तरीके के। तो ये जहाँ 50-50 चांस है या किसी इवेंट के होने या न होने पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटीजेंसी। उसे हम क्या कहते हैं, कंटीजेंसी। कंटीजेंसी वर्ड का मतलब यही होता है, चाहे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, कहीं पूछे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के होने या न होने पे। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या, ऐसी लाइबिलिटी जो किसी इवेंट के होने या न होने पे। तो कंटीजेंसी का मतलब है जो डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने या न होने पे। आप बैठे थे, आपका फ्रेंड जो था वो बैठा था, एक आगे गाय जा रही थी, आपने कहा कि आगे जाके राइट में मुड़ेगी, उसने कहा कि नहीं ये लेफ्ट में मुड़ेगी। आपने कहा कि लगा 5,000 की, मैंने कहा, उसने दूसरे वाले ने कहा लग गई 5,000 की, शर्त लगा ली। अब ये जो है ये 5,000 आएंगे या 5,000 जाएंगे, ये डिपेंड करता है उस गाय के राइट साइड में मुड़ने पे या लेफ्ट साइड में मुड़ने पे। तो ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो किसी इवेंट के होने या न होने पर डिपेंड करती है वो कंटीजेंट लाइबिलिटी। हमने कहा ठीक है, ये भी समझ आया, ये कंटीजेंसी वाली सिचुएशन है जहाँ 50-50। इसको क्या कहते हैं, पॉसिबल। इसे क्या कहते हैं, पॉसिबल। हमने कहा ठीक। हमने कहा सर ये प्रोविजन कब बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब प्रोबेबल हो। हमने कहा प्रोबेबल मतलब जब कंटीजेंसी से आप ऊपर जा चुके हो, मतलब जहाँ इवेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब कि आपसे पैसा जाने के चांसेस ज़्यादा है न जाने से। अगर ये वाली सिचुएशन हो जाए तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, प्रोविजन बनाओगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात। अब एक सिचुएशन ये है, यहाँ भी जो है ये दोनों सिचुएशन जो है कौन से की, प्रोविजन की। थोड़ा ध्यान समझिएगा ना, ये दोनों सिचुएशन कौन से, प्रोविजन की। और हम केस हायर गए, फिक्स है, कोर्ट ने कहा कि 1.5 लाख देना है, मतलब वहाँ देना, अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, वहाँ अमाउंट फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो उस केस के अंदर क्या बनेगा हमारे लिए, लायबिलिटी बनेगा। अब समझिएगा, प्रोविजन है क्या, कोई भी ऐसा इवेंट जो प्रोबेबल है, मतलब कि जिसमें होने के चांसेस ज़्यादा न होने से, कोई भी लायबिलिटी जो प्रोबेबल है, मतलब जिसमें देने के चांसेस ज़्यादा है न देने से, वो हमारे लिए क्या बन गई, प्रोविजन बन गई। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी भी होती है कि जिसमें प्रोविजन होने के बाद भी हम प्रोविजन लिख नहीं पाते। मतलब हमने क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि उस वकील ने कह रहा है कि हम हारेंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि अमाउंट कितना। भाई आप प्रोविजन कब बना पाएंगे, जब आप प्रोविजन के लिए कुछ एक्सपेक्टेड लिखना होगा। देखिए अकाउंटिंग में क्या है, लायबिलिटी है, मतलब कि जहाँ देना आपका तय है और कितना देना ये तय है, तब तो आप उसे क्या कीजिए, अपने बुक में लायबिलिटी लिखिए कि भाई हाँ मेरे को इतने का दायित्व है कि ये चीज़ें मुझे देनी है और इतना अमाउंट देना है, ये मेरे लिए तय है, तब तो मैं लायबिलिटी लिखूँ। देने के चांसेस ना के बराबर है तो इग्नोर करूँगा, वो दोनों तो साइड में हो गया। लेकिन कंटीजेंसी जैसे 50-50 है, तो उस केस के अंदर मैं बुक के अंदर नहीं लिखूंगा,
मैं क्या करूँगा, कंटीजेंसी अलग से डिस्क्लोज करूँगा। डिस्क्लोज मतलब जैसे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ बनता है वहाँ नीचे एक अलग से लाइन लिखूंगा कि भाई देखो ऐसा है कि हमारे ऊपर एक केस हो रखा है जिसमें 50-50 चांस है कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, इसलिए मैंने बुक के अंदर इसकी कोई अलग से एंट्री की नहीं है। बुक के अंदर इसको मैंने लाइबिलिटी तो लिखी नहीं है क्योंकि 50-50 चांस है ये सिचुएशन। प्रोविजन इससे थोड़ा सा अलग होता है। प्रोविजन आप बुक के अंदर लिखते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया, इसका मतलब क्या, जैसे 1 लाख के डेटर है, आप किस लोगों से 1 लाख रुपए मांगते हैं, आपको लगता है इसमें से 5% लोग जो है वो आपके खा जाएंगे, पैसा नहीं देंगे 5,000 का, तो आपने 5% का क्या लिखा, बैड डेब्ट्स लिखा। ये क्या लिखा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब यहाँ पर क्या करते हो, प्रोविजन लिखते हो। प्रोविजन क्या करते हो, प्रोविजन के लिए बुक में एंट्री करते हो। समझ पा रहे हो, कंटीजेंसी के लिए कोई बुक में एंट्री नहीं हो रही है, प्रोविजन के लिए बुक में एंट्री होती है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के लिए मान लीजिए अलग अलग सिचुएशन है। जैसे एक तो प्रोविजन जो है वो मतलब सीधा P&L से भी बनाया जा सकता है। एक बार एंट्री के हिसाब से देख लेते हैं। देखो एक तो हो गया सीधा कि आपने क्या किया, P&L से क्रिएट किया, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इससे क्या होगा, जैसे आपके डेटर जैसे लिखे आपने 1 लाख के डेटर जिसमें से आपने 10,000 का ये प्रोविजन बनाया, तो ये 10,000 का प्रोविजन बनाया, तो आप क्या करेंगे, बुक के अंदर डेटर जैसे आपके 1 लाख, तो आपके बुक के अंदर एसेट में क्या लिखोगे, डेटर 1 लाख, जिसमें से लेस क्या करोगे, प्रोविजन कर दोगे कि भाई प्रोविजन बना रखा है इस पर 10,000 का, तो 90,000 के आपके डेटर। समझिएगा, जैसे आपकी बुक के अंदर डेटर है 1 लाख, आप लोगों से मांगते हैं 1 लाख, लेकिन आपको लगता है कि उसमें से 10% 10,000 लोग जो है पैसा खा जाएंगे, तो आप P&L में क्या करेंगे, 10,000 का एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अब प्रोविजन क्रिएट करेंगे इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए मैं लोगों से मांगता हूँ लेकिन 10,000 रुपये लोग खा जाएंगे तो मेरे को 90,000 मिलेंगे। तो प्रोविजन वगैरह के लिए एंट्री होती है, कंटीजेंट लाइबिलिटी वगैरह के लिए कोई एंट्री नहीं होती, वो सीधा क्या किया जाता है, बुक के अंदर एक अलग से नीचे की साइड में लिख दिया जाता है इस तरीके से कि भाई हमारे ऊपर एक केस चल रहा है, उस केस के अंदर हमें इतना पे करना पड़ेगा। अभी एंट्री वगैरह जब हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री वाले जो जब देखते हैं तो उसके अंदर और ज़्यादा ये क्लियर होगा, लेकिन अभी यूँ समझिए कि कंटीजेंसी के लिए आप एंट्री नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिस्क्लोज कर रहे हैं, और इस प्रोविजन के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपनी बुक के अंदर एंट्री कर रहे हैं। क्लियर है, ये यहाँ तक की बात समझ आई। तो अब सारी सिचुएशन जो है वो आपको समझ आई होगी केस के जरिए कि भाई केस के अंदर कब कब सिचुएशन है। तो अब अगर हम इसको एक साइड में करके आराम से लिखें तो ये इस तरीके से बनती है यहाँ तक की सिचुएशन कि भाई देखो अगर ये सिचुएशन है, लाइबिलिटी कब लिखते हैं, प्रोविजन कब लिखते हैं, और कंटीजेंट लाइबिलिटी कब लिखते हैं। कंटीजेंट एसेट अलग से देख लें। देखो लाइबिलिटी कब लिखेंगे, जब उसका एक मिनट इसको थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं ना, जिसका अकरेंस क्या हो, सर्टेन हो, अमाउंट जो वो क्या हो, सर्टेन हो। समझिएगा, मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए, तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना है, ये 10,000 रुपये वापस देने हैं, क्या देने हैं। क्या सर ऐसा है कि शायद देने पड़ेंगे, नहीं, 100% पैसा कैश रोकड़ उधार लिया है भाई, पैसा देना पड़ेगा वापस, तय है। कितना देना पड़ेगा सर, 10,000 देना पड़ेगा, और उसके ऊपर हो सकता है ब्याज है तो ब्याज भी तय है, जैसे 10% रेट है तो 10% के हिसाब से तय देना है, लेकिन अमाउंट जो है वो तय है। ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करते हैं, लाइबिलिटी लिखते हैं। ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी लिखेंगे कि भाई ये वाली सिचुएशन है साहब कि अमाउंट तय है और लाइबिलिटी होगी ये भी तय है, तो हम क्या कर देंगे, लाइबिलिटी लिख देंगे कि भाई आपके क्रेडिटर 1 लाख का, ये किस में आ गए, इस लाइबिलिटी वाली सिचुएशन। क्रेडिटर 1 लाख के मतलब 1 लाख रुपए देने हैं, तय है 1 लाख रुपए देने, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है और आपको देने पड़ेंगे।
क्लियर है, जिसकी लाइबिलिटी तय है और जिसका अमाउंट तय है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगी। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होगा, जिसकी अकरेंस क्या है, पॉसिबल है, जिसकी अकरेंस क्या है, पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब जिसमें 50-50 चांस है कि हो सकता है ये और हो सकता है ये, समझ पा रहे हैं बात। या फिर यूँ कहें जो किसी इवेंट के होने पे डिपेंड करता है, मतलब एक तरीके से सट्टा टाइप का है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी। और जिसका अमाउंट जो है वो क्या हो सकता है कि सर्टेन हो और हो सकता है कि अनसर्टेन हो। जिसका अमाउंट जो हो सकता है कि सर्टेन हो और हो सकता है कि अनसर्टेन हो। अब समझिएगा प्रोविजन, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। पहली सिचुएशन कि भाई प्रोबेबल है, होने के चांसेस ज़्यादा है, अकरेंस और अमाउंट। होने के चांसेस जो वो ज़्यादा है, लेकिन अकरेंस जो है वो क्या है, प्रोबेबल है, और अमाउंट जो है वो क्या है, आप क्या कर सकते हो, सर्टेन है या फिर एस्टिमेटेबल है। समझिएगा प्रोबेबल है मतलब कि क्या होगा, जैसे आपने कहा कि 1 लाख के हमारे डेटर जिसमें से 10% जो हमें धोखा देंगे। अब क्या तय है कि धोखा 10% ही देंगे, हो सकता है 20% दे, 30% दे, लेकिन नहीं, हमें लगता है कि ज़्यादा चांस है कि 10%, क्योंकि हम आज धंधा शुरू नहीं किया, 10 साल से धंधा कर रहे हैं और हमें पास्ट एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि भाई 10% लगभग धोखा देते हैं। अब 11-12 हो गए, 7-8 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रोबेबल है कि 10% लगभग देते हैं। अमाउंट या तो तय है, या फिर एस्टिमेटेबल है, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन वाला मामला करेंगे। समझ पा रहे बात। कई बार क्या होता है, ये भी सिचुएशन हो जाती है कि लायबिलिटी जो है वो क्या है, सर्टेन है, लेकिन अमाउंट जो है वो सर्टेन नहीं है, वो सिर्फ एस्टिमेट किया जा सकता है। तो भी आपको क्या करना पड़ सकता है, प्रोविजन बनाना पड़ सकता है कि भाई आपको देना तो पड़ेगा। जैसे ये वाली सिचुएशन, यहाँ पर उन्होंने कहा कि केस हारेंगे, हमने कहा केस हारेंगे तो लायबिलिटी लिख देते हैं। कितने का लायबिलिटी लिखें, तो उन्होंने कहा कि ये तो जज के मूड पे है भाई, वो कितना ही पैसा का कह सकता है, हो सकता है वो बहुत कम अमाउंट कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं। अब यहाँ पर लायबिलिटी के लिए तो दोनों सर्टेन चाहिए, लायबिलिटी वाली सिचुएशन बन नहीं रही है। हमने कहा कि एस्टिमेट कर सकते हैं क्या, उन्होंने कहा कि एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसको प्रोविजन लिख दो। ये 2 सिचुएशन समझ आई। अब तीसरी सिचुएशन ध्यान समझिएगा, ये तो सर्टेन है या प्रोबेबल है कि भाई ज़्यादा चांस हारेंगे या फिक्स हो गया हारेंगे, लेकिन अमाउंट जो है वो अनएस्टिमेबल है, जैसे हम एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे। समझ पा रहे हैं। हमने कहा कितना देना पड़ेगा वकील साहब, तो वकील साहब ने कहा देखो ऐसा है कि भाई साहब पहली बार आया ऐसा केस, आज तक तो ऐसा केस किसी ने किया है नहीं, तो हम तो कैसे कह सकते हैं कि कितना आएगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमने कहा यार ये तो क्या बात हुई, आप कुछ तो ढंग की बात करो। उन्होंने कहा ढंग की बात कर रहे हैं भाई, ऐसा हमने आज तक कभी केस देखा है नहीं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई कितना आएगा। हमने कहा तो मतलब कुछ एस्टिमेट बना पाएंगे क्या, उन्होंने कहा नहीं, कोई एस्टिमेट नहीं बना सकते। तो उस केस के अंदर ये प्रोविजन, अब इसके सारे गुण हैं प्रोविजन के, लेकिन ये प्रोविजन में फिट नहीं बैठेगा। प्रोविजन में फिट बैठने के लिए आपको एस्टिमेट तो करना पड़ेगा ना भाई, आप डेटर पे प्रोविजन बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये तो पता हो कि 10% बनाए, 5% बनाए। जब आपको ये भी पता नहीं कि 5% बनाए या 10% बनाए, तो उस केस के अंदर सिचुएशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोविजन के सारे गुण होते हुए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी पे जाना पड़ेगा। अब समझिए, अब मैं लास्ट सारा क्रक्स बता दूं। देखिए अकरेंस, एंड अमाउंट। देखो ये सर्टेन, ये सर्टेन, बनाओ सीधा क्या, लायबिलिटी। अकरेंस रिमोट, ये चाहे सर्टेनेबल है या अनसर्टेनेबल है
या एस्टिमेटेबल है, कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, इसे इग्नोर करो। मतलब कि लाइबिलिटी आने के चांसेस बहुत कम है, जैसे कि केस किया है लेकिन केस हम ही जीतेंगे, हमें पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो उसे इग्नोर कर दीजिए। ये जो अकरेंस जो वो क्या है, पॉसिबल है। अमाउंट जो वो सर्टेन भी हो सकता है और एस्टिमेटेबल भी हो सकता है और अनएस्टिमेटेबल भी हो सकता है। तीनों ही सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इसमें कंटीजेंट लायबिलिटी लिखेंगे। लास्ट सिचुएशन, प्रोबेबल है, अमाउंट सर्टेन है या एस्टिमेटेबल है, तो उस केस के अंदर क्या कर देंगे, प्रोविजन बनाएंगे। लेकिन अमाउंट जो है वो प्रोबेबल है लेकिन ये अनएस्टिमेटेबल है, जिसको एस्टिमेट ही नहीं कर सकते हैं, तो प्रोविजन बनाने की इच्छा रखने के बाद भी प्रोविजन नहीं बना पाएंगे और इसको आपको क्या करना होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी लिखना होगा। बस ये एक लास्ट जो है वो आपको ध्यान रखना। ये सारा कौन बताते हैं, AS 20 ने। अब इसको पढ़ते हैं ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। देखो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, एक पॉसिबल एसेट। पॉसिबल एसेट मतलब जिसमें होने के चांसेस, और अब कंटीजेंट एसेट इसके ऑपोजिट देख लेते हैं। देखो कंटीजेंट लायबिलिटी को क्या करेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी को क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, और डिस्क्लोज भी कहाँ करेंगे, फुट नोट में। मतलब कि जहाँ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो उसके नीचे एक लाइन लिख देंगे, भाई हमारे ऊपर एक केस हो रखा है जिसमें पॉसिबल है 50-50 चांस है कि हम जीते हैं, वो आगे वाला जीते, कोई 100% हम भी तय नहीं है, 100% वो भी तय नहीं, मतलब दोनों बराबर बराबर चांस है, ऐसी वाली सिचुएशन, तो हम डिस्क्लोज करते हैं। प्रोविजन जो है उसको क्या करेंगे, बुक्स के अंदर लिखेंगे, मतलब इसके लिए क्या होगा, बुक्स में लिखेंगे भी और इसके लिए एंट्री वगैरह भी पास की जाएगी। प्रोविजन और रिजर्व में भी फर्क देखेंगे। देखिए प्रोविजन जो वो क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड लायबिलिटी के लिए आप पैसा रोक के रखते हैं, समझिएगा। प्रोविजन जो है वो क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड लायबिलिटी के लिए आप पैसा रोक के रखें। रिजर्व क्या है, आपका कमाया हुआ मुनाफा आप बांटने के बजाय कुछ पैसा रोक के रखते हैं, वो रिजर्व, समझिएगा। मुझे इस महीने 10,000 रुपये हुए, मैं इस 10,000 में से 8,000 रुपये मैंने खर्च किए और 2,000 रुपये मैंने बचा के रखे, तो ये 2,000 रुपये ये क्या होगा, मेरा रिजर्व होगा। लेकिन मुझे मान लीजिए 2 साल बाद में मेरा कोई बिजनेस जो वो स्टार्ट करना, उसके लिए मुझे कुछ पैसा लगेगा, 1 लाख रुपया लगे, यूँ समझिए, या कोई लायबिलिटी, सॉरी ये एग्जांपल हटाइए, कोई लायबिलिटी जैसे कि एक पिता को अपने पुत्री की 5 साल बाद शादी करनी है, तो उसके लिए वो खर्चा होने वाला है शादी के अंदर, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, पैसा आज इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक एक्सपेक्टेड लायबिलिटी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बेटे के लिए, बेटी के लिए, किसी की भी शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन जो वो क्या हो जाएगी आपके लिए, समझ पा रहे हैं मत, ये वाली सिचुएशन क्या होगी, प्रोविजन। एक्सपेक्टेड लायबिलिटी के लिए पैसा रोक के रखे हैं या साइड में किए, अकाउंटिंग एंट्री की है, तो वो क्या प्रोविजन है। आपका कमाया हुआ मुनाफा आपने रोक के रखा है, अपना बांटा नहीं है, वो क्या है, रिजर्व। दोनों में फर्क है, क्लियर। लायबिलिटी के लिए तो अकाउंटिंग एंट्री होती है, सीधी सी बात है, भाई आपने परचेज किया तो परचेज टू क्रेडिटर, तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई। कंटीजेंट एसेट क्या होगी, सर पहली बात तो क्या कंटीजेंट एसेट लिखी जाती है क्या आप अपने बुक के अंदर ये भी लिखेंगे कि भाई केस है जो ये है और 50-50 हमने शर्त लगाई है और सहवाग के चौके के ऊपर और 50% चांस हम जीतने के लिए, और हम ये बुक के अंदर लिखना चाहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं। देखो वैसे तो कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी में कंटीजेंट लायबिलिटी लिखा जाता है, लेकिन कंटीजेंट एसेट अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में है तो लिखा जा सकता है। सर मतलब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास टाइटन कंपनी की फ्रेंचाइजी है, टाइटन कंपनी ने मेरे को कह रखा है कि भाई तुम्हारा घड़ियाँ जो यहाँ पर जोधपुर के अंदर तुम बेचो, वो घड़ी की 2 साल की वारंटी देते हैं। मैंने घड़ी किसी कस्टमर को बेचा, कस्टमर की घड़ी क्या हो गई, ख़राब हो गई, कस्टमर मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे हर्जाना दो, उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। अब मुझे हो सकता है कस्टमर को मान लीजिए 10,000 रुपये देने पड़े, लेकिन अगर मुझे कस्टमर को 10,000 देने पड़े तो उस केस के अंदर मैं वापस पैसा कहाँ से रिकवर कर सकता हूँ, टाइटन कंपनी से, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 साल की गारंटी दी थी, इसलिए मैंने आगे गारंटी दी है। तो यहाँ तो मेरी लायबिलिटी बनेगी, कस्टमर के केस में तो मुझे 2,000 देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कंपनी से मैं वापस वो 10,000 रुपये रिकवर कर सकता हूँ, यहाँ पर कंटीजेंट एसेट नहीं। तो कंटीजेंट एसेट सिर्फ उसी सिचुएशन में लिखी हो जा सकती है जब वो कंटीजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में बन रही हो, अदरवाइज कंटीजेंट एसेट को नहीं लिखना।
पॉसिबल है पास्ट से कोई इवेंट के होने या नहीं होने पे, कोई फ्यूचर इवेंट है जिसके ऊपर नॉट होली विद इन द कंट्रोल, जो हमारे कोई कंट्रोल में नहीं है। समझ पा रहे हैं बात। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा कहता है कि भाई एक्सपेक्टेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करो, एक्सपेक्टेड गेन को जो वो रिकॉर्ड मत करो। तो इसके हिसाब से हमें प्रूडेंस के हिसाब से इसे रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये रियलाइजेशन जो वर्चुअली सर्टेन हो जाए तो हमें उसे क्या कर, तो वो हमारे लिए कंटीजेंट एसेट नहीं बनेगी। मान लीजिए हमने किसी के ऊपर केस किया और केस जो हम जीतने वाले ये तय हो गया, तो उस केस के अंदर फिर वो कंटीजेंट कहाँ बचा? कंटीजेंट तो 50-50 चांस में हो। अगर हम तय ही हो गया कि हम जीतेंगे, हमें पैसा मिलेगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उससे कंटीजेंट लायबिलिटी ना रख, कंटीजेंट एसेट ना रख के हम हमारी एसेट भी बना सकते हैं। कंटीजेंट एसेट जो है उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन आप इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर आप इसे शो कर सकते हैं, शो करना चाहिए, मतलब कि ताकि सही इन्फॉर्मेशन जाए कस्टमर के पास। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या समझिएगा, देखो कंटीजेंट लायबिलिटी दो सिचुएशन बताइए, कौन कौन सी? एक तो यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटी बनी है और एक यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटी बनी, एक तो पॉसिबल वाली और एक प्रोबेबल वाली। देखिए पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, आपको क्या करना है, कंटीजेंट लायबिलिटी बनाना है। पॉसिबल मतलब 50-50 है, जो किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी। या फिर परजेंट ऑब्लिगेशन, परजेंट ऑब्लिगेशन मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन कह सकते हैं कि भाई था पॉसिबल, मतलब कि प्रोविजन लिखना चाहिए था लेकिन वो प्रोविजन नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए? क्योंकि या तो उसका आउटफ्लो कितना है, नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो जो है वो कितना होगा वो पता नहीं, या फिर उसका रिलायबल एस्टिमेट जो वो हम पता नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? देखो या तो क्या है, पॉसिबल है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उससे कंटीजेंट लायबिलिटी लिखेंगे। या फिर वो प्रोबेबल है तो प्रोबेबल, लेकिन उसके साथ हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका एस्टिमेट जो वो नहीं बन पा रहे हैं, एस्टिमेट जो वो नहीं बन पा रहा है, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी लिखना पड़ेगा। या फिर क्या कह सकते हैं इसे, प्रोबेबल है, चांस तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें कोई आउटफ्लो जो है वो नहीं होगा, तो उस केस के अंदर भी हम नहीं बना के, प्रोविजन ना बना के कंटीजेंट लायबिलिटी लिखेंगे। हाँ सर, क्या कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्या? नहीं, बुक के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसे डिस्क्लोज करना चाहिए अनलेस अगर इसके चांसेस बहुत कम है। अगर ऐसा है कि हमारा केस हारने के चांसेस बहुत कम है तो इग्नोर कर दो। बाकी अगर कंटीजेंट लायबिलिटी है तो उसे बुक के अंदर, उसके लिए कोई अकाउंटिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं, आप उसे शो कर दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए कि भाई हमारे ऊपर ये वाली सिचुएशन जो है वो चल रही है। ठीक है, और इसे कंटिन्यूसली चेक करते रहिए कि क्या ये कंटीजेंट लायबिलिटी अब कहीं प्रोविजन तो नहीं बन गई, मतलब कि केस जो पहले 50-50 चांस था अब ऐसा तो नहीं कि हमारे हारने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, और अगर प्रोबेबल हो जाए तो हम प्रोविजन लिख देंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट नॉर्मल लायबिलिटी में क्या फ़र्क है सर? साफ फर्क है। कंटीजेंट लायबिलिटी जो किसी इवेंट के होने या न होने पर डिपेंड करती है, 50-50 चांस है, लायबिलिटी आपकी सर्टेन है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ जब लायबिलिटी होगा तो आउटफ्लो होगा, लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी में हो सकता है कि आउटफ्लो हो सकता है कि आउटफ्लो ना हो। कंटीजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन के अंदर ये वाला जो डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देखो लायबिलिटी और प्रोविजन के अंदर डिफरेंस क्या, देखो कौन करता है इसका, AS 29 बात करता है तीनों के बारे में, कंटीजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन वगैरह के बारे में। देखिए प्रोविजन जो है वो क्या है, परजेंट ऑब्लिगेशन है, अनसर्टेन अमाउंट, लेकिन वो क्या हो सकता है, रिलायबली हम उसे मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या हो, परजेंट ऑब्लिगेशन कह दो या पॉसिबल ऑब्लिगेशन कह दो, समझ पा रहे हो बात? परजेंट ऑब्लिगेशन, वर्ड परजेंट ऑब्लिगेशन यूज किया गया, लेकिन इसका मतलब ये है परजेंट ऑब्लिगेशन मतलब प्रोबेबल, जिसमें होने के चांसेस ज़्यादा हो, कि परजेंट ऑब्लिगेशन है और जैसे हम क्या कर सकते हैं, जिसको एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर ये वाली सिचुएशन है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, पॉसिबल है, मतलब 50-50 है, जो किसी इवेंट के होने या न होने पे डिपेंड करती है। प्रोविजन मीट्स रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया मतलब आप उसे बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री होगी,
इसके लिए कोई रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता नहीं, इस वजह से इसकी बुक के अंदर कोई एंट्री कंटीजेंट लायबिलिटी की होगी नहीं। प्रोविजन उसी टाइम रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब क्या हो, वो प्रोबेबल हो, मतलब उसके होने के चांसेस ज़्यादा हो और उसका रिलेबल एस्टिमेट बनाया जा सके। अगर इसमें से कंडीशन टूटी तो फिर ये कंटीजेंट लायबिलिटी में आ जाएगा, और कंटीजेंट लायबिलिटी में ऐसा कोई रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया होता नहीं है, इस वजह से वहाँ पर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। डू नॉट मीट आइदर, या तो वो नॉट प्रोबेबल है मतलब पॉसिबल वाली सिचुएशन में, या फिर उसका एस्टिमेट नहीं बनाया जा सकता, तो वो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली सिचुएशन यहाँ से हट के ये हमारे इस सिचुएशन में आ जाएगा, मतलब प्रोविजन से हट के ये कंटीजेंट लायबिलिटी में आ जाएगा। इसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, इससे हम सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे। क्लियर? तो ये सारा तो आपका कंटीजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन के बारे में और कंटीजेंट एसेट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।